हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ओके, बढ़िया, गुड। देखिए, हम ये जो चैप्टर है ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आप लोग पढ़ भी लिए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ये आपके मैथ में आई थिंक मैक्सिमम स्कूल में ये चैप्टर ही स्टार्ट किए जाते हैं, पहले स्टार्ट किए गए हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट्स है तो वो स्टार्ट किए गए हैं, जो दोनों ही पहले अगर देखा जाए तो पहले के जो सिलेबस में ये सब एक ही चैप्टर का पार्ट होता था, ठीक है। तो अब हम इसमें जो ये क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, और मैट्रिक्स के अंदर है ना कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे उसको अरेंजमेंट करते हैं, क्या उसकी ऑर्डर है, ठीक है। तो ये वन बाय वन करके आप साथ में लिखते चलेंगे, और साथ में लिखते ही आपको ये पता चलेगा कि मैट्रिक्स क्या है और इसके बारे में हम जान पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर देखें कि मैट्रिक्स क्या है, तो देखो मैट्रिक्स एक, आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स जो है क्या है, एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज अरे टाइप। अरे तो आप लोग समझे नहीं होंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा कि अरे वर्ड इसमें यूज़ किया है कि अरे क्या होता है। तो डिफरेंट वैल्यू को रोज एंड कॉलम में पुट किया जाता है, 2D 3D, तो हम अरे नहीं कहेंगे। बट अगर हम एलिमेंट्स को, फंक्शंस को, नंबर्स को, ठीक है ना, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में रखते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया मैट्रिक्स क्या होता है। तो इट इज अरेंजमेंट, है ना। अरेंजमेंट कैसा, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, ठीक है ना। जैसे ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं 2 3 1 1 0 1 5 2 1 6। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। इसके अंदर एक रो भी है, ये रो है, ये रो है, एंड दिस वन कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर है। इसको हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड ऐसे सो वन चला जा सकता है। एंड ये R1 R2 R3 है। मतलब साफ है कि मैट्रिक्स को मैं अरेंज करता हूँ रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। मतलब दिस वन रो, तो रो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखा गया। अगर कोई बोलेगा कि भाई रो का डिफिनेशन बताओ, तो सिंपल है कि एलिमेंट को अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखते हैं तो दिस इज रो। मतलब मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के अरेंजमेंट का जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, जो हॉरिजॉन्टल में रखा गया ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड रो। एंड कॉलम क्या है, इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। मतलब वर्टिकल फॉर्म में अगर रखा गया है तो मतलब ये वर्टिकल फॉर्मेट हो गया। तो एलिमेंट क्या है, जो नंबर्स या फंक्शंस वर्टिकल फॉर्म में रखा गया है, जो नंबर्स या फॉर्मेट किस फॉर्मेट रखा गया है, वर्टिकल फॉर्म में रखा गया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल फॉर्म में, और ये रो जो होगा वो किस फॉर्म में रखा गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रखा जाएगा। ये इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट आपने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या है। ये एक अरेंजमेंट है, ये एक डाटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्योंकि ये ज़्यादा करके, जैसे अगर आप अकाउंट्स लिए हुए हैं और आगे चल के BBA MBA करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा आते हैं और उसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये अरेंजमेंट देख लिया। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर अरेंजमेंट तो देख लिया, लेकिन इसकी हम एड्रेसिंग कैसे करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले एड्रेसिंग समझ लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं ये फर्स्ट है A, तो ये करेंगे A11, A12, A13 डॉट 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 ऐसे चले जाए। मतलब फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको कह सकते हैं कि ARC हो गया। या इसी को हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, AIJ के फॉर्मेट। IJ का मतलब I क्या है, I एक रो है और J क्या है, कॉलम है। तो आप इससे घबराएंगे नहीं अगर कहीं पे लिखा गया है कि AIJ ऐसे लिखा गया है।
मतलब ए आई जे का मतलब ये एड्रेसिंग की बात किया जा रहा है। अगर आपको पूछा जाता है कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, इसका मतलब 1 3 पे जो पॉइंट्स है उनको सर्च करने हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं A21, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23, अब यहाँ पे A31 A32 A33। अब आप ध्यान से देखना, इसको भी हम नीचे कहीं भी ले आ सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो इस बीच में चल के आ रहा है दो बातें, एक कि क्या ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकले। जैसे मैंने बोला ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देखो यहाँ पे देखो आप कितने रो है, तो 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, तो ये 3 इंटू 3 का आपके पास मैट्रिक्स है। मतलब I इंटू जे क्या है, ये आपका ऑर्डर है, या इसी को बोल सकते हैं R इंटू सी, रो इंटू कॉलम आपका ऑर्डर है। तो आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर आप कैसे मेजर करते हैं, ऑर्डर कैसे जानते हैं। तो जितने रो इंटू कॉलम ऑर्डर हम जान जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे आपको ये बताया गया कि इसकी रो एंड आपको पता चलेगा कि रो कौन है, ये रो है, कॉलम ये है, क्लियर है। तो इससे ऑर्डर हम फाइंड कर लेंगे। तो जरा एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं और उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। मैं कुछ मैट्रिक्स आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे और उसके बारे में आपको बताना है कि क्या ऑर्डर है इसके। जैसे मैं पूछूंगा 1 2 3, ये मैट्रिक्स है, बताइए इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका, तो ऑर्डर है रो कितने हैं, फर्स्ट रो, एंड कॉलम कितने हैं, 3। दैट मीन्स कि R इंटू सी के फॉर्मेट में लिखे तो 1 इंटू 3, ये हमारा ऑर्डर आ गया, ठीक है। अगर मैं दूसरे मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ, अब यहाँ पे आपको जवाब देने हैं। ये अगर 2 3 1 1 2 5, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो रो कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड 2 एंड दिस वन 3, तो 2 इंटू 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैं बोलूँगा यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, तो मतलब R कितने हैं, तो टोटल रो है हमारे पास 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ऑर्डर निकालना आसान बात है, इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है कि ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, राइट। अब अगर आता है बात कि ऑर्डर के बाद की बात आता है कि मैट्रिक्स की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स का नेमिंग होता है सर, वो होता है किसी भी कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स का नेम दे सकते हो। जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका नेम हमने कैपिटल लेटर ए से दे दिया, तो दिस इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जब नेम हम देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और वो कैपिटल लेटर हम आप स्टूडेंट्स कोई भी किसी तरह का कैपिटल लेटर आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि वो कैपिटल लेटर क्या आप सिलेक्ट करते हो। समझ गए बात को। तो अगर मैं बात करता हूँ कि बताइए आपका मन है कि एक एम नाम का मैट्रिक्स और जिसका ऑर्डर मैं 3 इंटू 2 ले लेता हूँ, ये ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, तो 3 इंटू 2, तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 2 1 5, ये हो गया ना। क्यों हो गया, क्योंकि देखो 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम, कितने हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर है। और ये मैट्रिक्स के ऑर्डर होने के कारण से क्या, ये लिख लिए होंगे आप। तो हम कहाँ पे, अभी जो आपको बताया था कि अभी हमने क्या देखा, दो चीज़ें पढ़ा। एक कि किसी भी मैट्रिक्स का नेमिंग कैसे करते हैं, तो वो आप डिसाइड करोगे कि उसका कैपिटल लेटर क्या है, किस नाम से देना चाहते हो, A B C M P Q, किसी भी नेम से आप उसका नेमिंग कर सकते हैं। रोज क्या होता है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है ना, वो आपका रो होता है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, आपका कॉलम होता है। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो रो इंटू कॉलम से ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर है बात, ओके। अब आइए, अगर मैं कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स बनाइए, है ना, नहीं पहले मैं देखता हूँ कि इस अरेंजमेंट के अंदर वैल्यू कैसे निकालते हो।
how to identify element of the matrix या find the element of the matrix. क्वेश्चन क्या है? Find the arrangement of the matrix. Find element of matrix. क्लियर है? कैसे? मैंने एक मैट्रिक्स दिया A नाम का, ये 2 1 3 0 1 5 2 3 7 ये मैट्रिक्स है. मैं आपको बोलता हूं कि आप 2 3 1 3 2 2 A 2 2 A 1 1 इनकी वैल्यू निकालें. दिस इज द एलिमेंट. तो मैंने आपको पोजीशन बताया था 2 3 A 2 3 का मतलब क्या हुआ? A 2 का मतलब सेकेंड रो, तो दिस वन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 5 इज द आंसर. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 इज द आंसर. A 1 3 1 मतलब दिस इज रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस वन 3 आंसर. A 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे आके बैठ गया, ये 1 इज द आंसर. A 1 1 1 1 मतलब पोजीशन आपका है, ये पोजीशन वेक्टर, इसमें पोजीशन हमने आपको दिखाया कि 2 क्या है आंसर आ गया. मतलब गिवन मैट्रिक्स के अंदर हमने एलिमेंट को फाइंड कर लिया. क्यों? ये एलिमेंट हम फाइंड इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पोजीशन पता हो चुका है कि किसी भी मैट्रिक्स का हमें पोजीशन पता है और उस पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं? आंसर निकाल रहे हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप कीजिए कॉपी पे, साथ में कॉपी पे लिखेंगे क्वेश्चन, स्टार्ट कीजिए लिखना. मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ जो ये यहाँ पे लिख देते हैं. ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 0 2 1 3 2 6 1 5 2 6 7 1 0 2 8 7. अब ये देखो, ये आपके पास मैट्रिक्स है. इन मैट्रिक्स का नाम हमने कैपिटल M रख दिया. अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, पहले तो बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो काउंट करो 1 2 3 4 है ना, और दूसरा भी काउंट करो. आंसर तो जल्दी से लिख लिया ना मैट्रिक्स का ऑर्डर. वेरी गुड. तो 1 2 3 4 5 मतलब 4 into 5, दिस इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. दूसरा क्वेश्चन जो आपको देना है जवाब, A 1 5 A 2 2 A 3 4 A 4 5. What is the value? What is the number present on this address in the matrix? Find the value. Write the answer in your copy. A 1 5 लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, पॉज करके लिख लिए होंगे. चलिए आंसर देखिए. A 1 5 1 में जाके 5 नंबर पे 0 आंसर. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 आंसर. थर्ड रो 4 कॉलम, थर्ड रो एंड 4 कॉलम, दिस वन 6 आंसर. एंड 4 रो एंड 5th कॉलम, दिस वन 7 आंसर. तो ये काफ़ी इजी है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उस वैल्यू को निकाल पा रहे हो. जब आपके पास पोजीशन पता है और आप वैल्यू निकाल पा रहे हो, तो अगर हम वैल्यू फिल करने के लिए दे तब भी आप निकाल पाओगे. क्लियर है ना? तो हो जाए. एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट, मैं अगर पूछता हूँ हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, बताओ भाई, आंसर बताइए. हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है या किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है. तो इसका ऑर्डर क्या है? 4 into 5 कर दो मल्टीप्लाई इसका, दिस वन 20. तो 20 मतलब टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स आर 20. राइट. तो सेकेंड क्वेश्चन तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव में कि भाई कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इफ ऑर्डर आर गिवन. इफ ऑर्डर गिवन 7 into 3 and then ask the question how many element present in this matrix. तो 7 3 is 21. If order is given 4 into 6, then how many element present into this element? तो 4 6 is 24. क्लियर है ना? ओके. तो ये ऑर्डर से आप क्या कर सकते हो,
उसमें कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो हम निकाल सकते हैं। पोजीशन हम निकाल सकते हैं। अब आती है बात कि जब पोजीशन निकाल लिया, एलिमेंट निकाल लिया, ऑर्डर में निकाल लिया, तो अब क्या पूछा जा सकता है सर पहले एक्सरसाइज में 3.1 अगर आप एक्सरसाइज को देखोगे तो मैं 1 बाय 1 चल रहा हूँ। पहले इसकी ओवरव्यू देख लिया, इसके बाद टाइप ऑफ द मैट्रिक्स देखेंगे। तो क्वेश्चन में अब क्या पूछा जा सकता है, तो देखो छोटा सा क्वेश्चन एक और देते हैं। इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है, एक मैं बना के दिखाता हूँ, एक आपको बनाने हैं, राइट। देखिए कैसे बनाएंगे। मैं अगर बोलता हूँ कि मेक 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, एंड फिल द एलिमेंट बाय aij इक्वल्स टू 2i प्लस j। क्लियर है? देखो एलिमेंट को फिल करना है इस फॉर्मूला के बेस पे। ij मतलब रो एंड कॉलम, और 3x3, तो आपका काम क्या है, पहला काम क्या है कि आप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स को लिख लो। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, राइट। लिखने के बाद अब आपके पास आई जे की पोजीशन पता है। पहला पोजीशन है a11, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस पोजीशन को निकालना कि चलो भाई a11 का क्या वैल्यू निकलेगा। 2 × 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। a12 का क्या आएगा, 12 का क्या आएगा 1, मतलब 2 × 2 + 2 4। a13 का क्या आएगा 2 × 2 + 3 5। अब मैं कहता हूं कि a21 का क्या आएगा, तो 2 × 2 = 4, i के जगह पे 2 डाल देना है, i के जगह पे 2 डाल देना है। 2 × 2 = 4 + 1 5। क्लियर। अब a22 की वैल्यू 2 × 2 = 4 + 2 6। a23 की वैल्यू 2 × 2 = 4 + 3 7। अब अगर मैं कहता हूं नेक्स्ट a31 की वैल्यू निकालिए, 3 × 2 = 6 + 1 7। a32 की वैल्यू निकालिए, 3 × 2 = 6 + 2 8। a33 की वैल्यू निकालिए, 3 × 2 = 6 + 3 9। ये आप यूं ही यहां भी निकाल सकते थे मेंटली, तो मेंटली भी आप निकाल सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपका काम है कि आप इसको इस टाइप से निकाल के और इसके अरेंजमेंट में वैल्यू को फिल कर दो। क्या 3 4 5 यही पोजीशन था ना, 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, और फिर यहाँ पे 5 6 7, तीसरा हो गया 7 8 9। दिस इज अ मैट्रिक्स, गिव देयर नेम, इफ not given then you give the name, okay, by the capital method। तो एक क्वेश्चन तो इस पे आता है, ठीक है, कि एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इस पे आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है गिवन ऑर्डर में, एंड फॉर्मूला इस टाइप से दिया रहेगा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये फंक्शन का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है aij 3i + 2j। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी पोजीशन है उसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे मैं ओरली एक पुट करके दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। 3 × 1 = 3 + 2 5, 3 × 1 = 3 + 4 7, 3 × 1 = 3 + 6 9, 2 × 3 = 6 + 2 8, 2 × 3 = 6 + 4 10, 2 × 3 = 6 + 6 12, 3 × 3 = 9 + 2 11, 3 × 3 = 9 + 4 13, and 3 है ना, 3 × 3 = 9 + 4 13, 3 × 3 = 9 + 6 15। This is the arrangement of the matrix, okay, and this type of वैल्यू को 1 लाइन में पुट कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन ही पूछा गया 2 नंबर में तो आराम से पूरी वैल्यू निकाल के कीजिए, इस टाइप से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सो फॉर्मूला आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ऑर्डर जरूर दिया जाएगा। ऑर्डर में 3 into 4, 4 into 3 कुछ भी दिया जा सकता है। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ये क्वेश्चन करना है, साथ के साथ लिखते चलेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आइए अब हम इसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं। दूसरा मेरे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 12th क्लास में है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझने की जरूरत है कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं और उसका नाम वो क्यों दिया गया है। ठीक है ना, तो वन बाय वन को हम समझते हैं। पहला जो है स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिएगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद पहला लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होता है? इफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन नहीं है, तो सिंपल सी आइडिया है, जिसके रो नंबर्स ऑफ रो, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। तो ये मैं ज़्यादा डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, आप सबके पास बुक में है, आपको बस देखना है। इस टाइप से जो कोई मैट्रिक्स होगा, बताओ यार स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस है, बिकॉज इसका 2 into 2 ऑर्डर है, तो जो रो है वही कॉलम है। अगर मैं बोलूँगा 3 2 1 1 2 0 0 2 1, ये कुछ भी ऐसा है, ये 3 into 3 है, दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कैसा हो सकता है? 4 into 4 का हो सकता है, 5 into 5 का हो सकता है, 6 into 6 का हो सकता है, जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपके पास रो मैट्रिक्स आती है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रो ही होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब एक सिंगल रो होगा। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को ऐसा लिख दूँ तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स बिकॉज एलिमेंट अरेंज ऑन द रो ओनली। कॉलम है, कितने कॉलम है? 1 2 3, बट नेक्स्ट नहीं है तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी में अगर हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया, रो मैट्रिक्स देख लिया, कॉलम मैट्रिक्स देख लिया। अब आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं। स्केलर का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द डायगोनल आर इक्वल, दैट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब इक्वल एलिमेंट पाया जाता है, तो डायगोनल को ही स्केलर बोल सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे, जैसे अगर यहाँ पे 2 है 0 0 2, देखो डायगोनल पे 2 2 है, इसको हम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम बोलते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है इस पर सिर्फ 3 है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों? बिकॉज द ऑल एलिमेंट जो है डायगोनल पे वो इक्वल है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं ना। बट क्योंकि सारे एलिमेंट इक्वल है तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ गए बात को? नेक्स्ट देखिए, स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स, या उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? आइए साथ में लिखने चलना, इसकी डिफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि डिफिनेशन याद करते बैठ जाना, सिर्फ समझ के आगे बढ़ने का है। यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। का मतलब क्या है? इसके अंदर ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट सारे एलिमेंट जो डायगोनल पे होता है ना वो 1 होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? ऑल एलिमेंट जो होंगे वो डायगोनल पे 1 होता है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको हमेशा लगभग देखोगे आई से डिनोट किया जाता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे 1 का वैल्यू जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 ही होता है, तो इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी अगर किसी चीज़ में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया बात? तो इसी टाइप से इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद देखो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि ऑल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो सारे जीरो है। लो
तो ऑर्डर तो होगा लेकिन सारे एलिमेंट उसके ऊपर क्या है, जीरो है, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे। जीरो मैट्रिक्स के बाद आपका आता है एक इक्वल मैट्रिक्स की बात। और बहुत सारे मैट्रिक्स दिया जाता है, जितने बड़ी बड़ी बुक्स और भी देखोगे तो हो सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स के टाइप्स दिए होंगे, लेकिन हमें उस टाइप से कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात को? हमें मतलब किससे है, हमें जो हमारे सिलेबस में दिया गया क्वेश्चन है उससे अभी मतलब है। ठीक है, तो इसके अंदर आप इक्वल मैट्रिक्स को समझिए। इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, समझ में आ गया? तो एक तरह से जीरो मैट्रिक्स कोई ज़रूरी नहीं स्क्वायर ही होगा, ऐसा भी हो सकता है भाई, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ऐसा भी हो सकता है भाई, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। तो ये मत कहना कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, हाँ, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, मतलब ऑर्डर रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी आपके पास रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? कुछ ये तरीका, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, मतलब ऑर्डर हम लिख रहे हैं, लेकिन होगा इक्वल रो एंड इक्वल कॉलम। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्वल मैट्रिक्स का, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम इक्वल मैट्रिक्स को भी देखेंगे और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे कैसे, इक्वल मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इक्वल क्यों कहा जाता है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ही है कि इफ टू मैट्रिक्स, है ना, पहले कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बोलता हूं कि क्या ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, अगर मैंने ऐसा झूठा बोल दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सर ये तो ऐसे भी नहीं दिखता, लेकिन मैं अगर यहाँ ए बी सी लिख देता हूँ, मान लो वैल्यू फाइंड करना हो, यहाँ पे सी लिख देते हैं और मैं बोलूँ कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो तुम सीधा बोलो कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसका ऑर्डर 2 into 3 है और इसका ऑर्डर जो है हमारे पास, इसका ऑर्डर जो हमारे पास है वो 3 into 2 है। तो ये तो मैट्रिक्स, पहले तो ऑर्डर बराबर करो। इक्वल मैट्रिक्स के लिए इक्वल ऑर्डर का होना जरूरी होता है। समझ गया बात को? तो हमें अगर इक्वल बराबर है, अगर इक्वल मैट्रिक्स गिवन है तो उसका ऑर्डर भी बराबर होगा। अगर ऑर्डर इक्वल है तो इक्वल पोजीशन का दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल पोजीशन पे वैल्यू इक्वल होगा, नहीं होगा तब भी जबरदस्ती कर देंगे। कैसे? तो देखिए ऐसे। अब मैंने ये बता दिया कि इसके लिए ये अनइक्वल चीजें नहीं चलेगा। अब मैं बोलता हूं कि ये एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये है B+2 और यहाँ पे मैंने रख दिया 3, और ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है, बी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपको पता है, इसलिए मैंने आपको बताने की मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करते हैं या लाइन ऐसे भी डाल देते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को जैसे दिखाते हैं। अब ये बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में वैल्यू यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8, यहाँ 5 और यहाँ पे 3। अब मैंने बोला क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इक्वल्स टू बी, कभी कभी डार्क में भी दिखाया जाता है ऐसे। अब जैसे ही बोला इफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब द मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ बी, तो इसका मतलब पार्टिकुलर एलिमेंट पोजीशन का डेफिनेटली इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साफ साफ है, यहाँ क्वेश्चन जरूर लिखा होगा। क्या क्वेश्चन लिखा होगा? फाइंड ए एंड बी। तो मैं फाइंड कर लूंगा सीधा कि लो भाई ए बराबर 10 और B+2 इक्वल्स टू 8 है, तो B की वैल्यू 8 - 2 दिस इज 6। सिंपल सी वैल्यू निकल गया। इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में हो सकता है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में हो सकता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर उसके साथ इक्वल है, वो सेकेंड एक्सरसाइज में होगा। यहाँ पे सिर्फ सिंपल वैल्यू फाइंड करने का हो सकता है।
ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, पहले एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, 100% बन जाएंगे, ठीक है। तो आप एक दो क्वेश्चन और देखिए, मैं ये बताया समझ में आ गया होगा। अब मैं एक इक्वल मैट्रिक्स पे और एक दो क्वेश्चन देता हूं जो आपको करके हमें बताना है अभी आंसर। अगर मैंने ये लिखा x प्लस वाई 10 एंड दिस इज y 15, ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है A मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें ये 20 है, 10, 15 और यहाँ पे है मान लो 8। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इफ A इक्वल्स टू B फाइंड x एंड y। अब आगे इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट है, सॉल्व कीजिए, आता है ना, तो पॉज करो वीडियो एंड सॉल्व इट, ठीक है। अब देखिए सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व है इसका आंसर मैच कर लेना। अब देखो x प्लस वाई एक इक्वेशन बन गया 20 के बराबर, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पार्टिकुलर एलिमेंट इक्वल होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 8। तो अब ये y की वैल्यू 8 इसमें पुट कर दो, तो हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 20, x इक्वल्स टू 20 माइनस 8 एंड दिस इज 12 आंसर। तो x की वैल्यू 12 हो गया, y की वैल्यू 8 हो गया, क्लियर है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया। और इसमें अगर किसी तरह का क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे कैसे, तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, उसका वीडियो सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है। लेकिन आप सॉल्व करेंगे तब, अगर आप देखें और सारे समझ में आ गया तो आप मेरे से क्वेश्चन का डिमांड करो, और वो क्वेश्चन आपने कर लिया मतलब 100% 3.1 आपका क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक तो इक्वल मैट्रिक्स में इस इक्वेशन टाइप में वैल्यू पूछा जा सकता है जो कि 3 वेरिएबल तक भी हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन और देखो, लो मजे इससे, कितना मजा ले सकते हो, दिखाते हैं कैसे मजे लेते हैं इन क्वेश्चनों से। देखिए एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज 5, यहाँ पे है y प्लस जेड 10, और ये मैट्रिक्स है आपके पास, ये z है, मैंने लिखा है 2 दिख रहा है तो मैंने इसे काट दिया, ठीक है। अब ये z है, z है आपके पास यहाँ, ये मैट्रिक्स है, मतलब दिस इज फर्स्ट कॉलम है, और ये 3, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 1 2 3 रो 2 कॉलम, 3 इंटू 2 का है। दूसरा भी मैट्रिक्स हमने b ले लिया और इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं, ये 20 है 5, यहाँ पे आपका 18 है, ये 10, और यहाँ पे आपका 8 है और ये है आपका 15, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इक्वल मैट्रिक्स अगर है तो ऑर्डर इक्वल, तो ऑर्डर देखो इसका 3 इंटू 2 ऑर्डर है, ऑर्डर इक्वल है तो पार्टिकुलर एलिमेंट भी इक्वल होगा ना। तो कर दो पार्टिकुलर एलिमेंट, पहला जेड जो सिंगल है उसको निकालो, जेड की वैल्यू कितना है 8 आंसर है, वेरी गुड। अब मैं कहता हूँ y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, y प्लस जेड की वैल्यू 18 है सर, तो मैंने इस z की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो y प्लस 18 इसको उस साइड में ले जाओ, 18 माइनस 8 दिस इज 10, तो y की वैल्यू भी 10 आ गया होगा आपके पास। अब पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन जो आपका बना होगा, इक्वेशन बना लेना, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू 20 है और आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने z और y निकाल लिया, x निकल जाएगा प्लस y की वैल्यू 10, z की वैल्यू 8 और 20, हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगा 20 और ये दोनों प्लस होके 18, यहाँ पे आ गया 2, सो x की वैल्यू कितना आंसर आ गया 2, हमारे पास x भी पता हो गया, y भी पता हो गया, z भी पता हो गया, है ना। और मजे आएंगे तब जब इधर से इक्वेशन इस साइड में भी इक्वेशन होंगे, तो घबराने वाला बात नहीं है, पार्टिकुलर एलिमेंट को उठाना, सिंगल वाले वेरिएबल को उठाना,
सिंगल वैल्यू अगर मिल गया तो उसको दूसरे में पुट करना, वहाँ से 2 में पुट करने के बाद तीसरा निकाल लेना, तीसरे में पुट कर देना, चौथे निकाल लेना, और यही सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे और वैल्यू आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आया मजा आपको? अब इसमें 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना, 3.1 ही ट्राई करना है। इसमें I + J मैंने आपको बोला ना, फाइंड द मतलब मेक द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3×4 एंड पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस। तो उसमें फ्रैक्शन में भी वैल्यू दिया रहता है, ये फ्रैक्शन टाइप दिया रहता है, aij 1/2 I + J। तो घबराना मत, ij मतलब पोजीशन को निकालना, 1 + 1 2, यहाँ 2 होके फिर 2 से कट के 1, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए वो उस मैट्रिक्स में जगह जगह पुट करते जाना। समझ में आ गया ना? अच्छी तरह आ गया सर। लेकिन एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के अंदर आते हैं और इसके 3.1 में भी दिए हुए हैं, वो आप ट्राई करेंगे। वो क्या आते हैं? आपसे बोलेगा कि इफ क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में ये है कि आपको अगर दिया गया है कि इफ टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिखते रहो, इफ टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिक्स इज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज 24। टोटल नंबर, ध्यान से दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स आर 24। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कहोगे सर मैंने बोला था ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कब आता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तब आता है जब आप उसका फैक्टर करते हैं। मतलब जैसे 4×3 था तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया, तो अब 24 है तो आपको देखने की जरूरत है। 24 का एलसीएम ले लो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 1 जा 3। अब आपका काम क्या करना है, एक को उठाओ यहाँ से, 2 पहले रखा, 2 इंटू 2 2 जा 4, अब इस 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब एक 2 इंटू 12 का हो सकता है। अब 2 को उठाओ यहाँ से, 4, और फिर इधर 2 को उठा लिया, 6 हो सकता है। अब 3 को उठाओ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 3 हो सकता है, बिल्कुल सही है। 24, 6 इंटू 4 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 8 हो सकता है। इतने पॉसिबल हो सकते हैं। क्या सर 1 इंटू 24 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 24 इंटू 1 हो सकता है ना? इसी के अकॉर्डिंग 6 इंटू 4 हो सकता है। ये इक्वल नहीं होते हैं, दोनों में अलग अलग मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ। 12 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 8 भी हो सकता है। तो इस तरह से पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आते हैं। मजा तब आता है जब आपसे पूछेगा इफ टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिक्स इज 13, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज 13, 17, 19, तो क्या करोगे? बहुत इजी है। जब भी प्राइम नंबर का कोई भी आएगा तो फैक्टर तो होगा ही नहीं। जब फैक्टर नहीं होगा तो उसका ऑर्डर या तो 1 इंटू 13 हो सकता है या 13 इंटू 1 हो सकता है। अगर कोई 17 टोटल नंबर दिया हुए हैं टोटल, तो 1 इंटू 17 हो सकता है या 17 इंटू 1 हो सकता है। समझ में आ गया ना? जब भी प्राइम नंबर टोटल नंबर में दिया हो तो उसका जो ऑर्डर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो रो मैट्रिक्स में या कॉलम मैट्रिक्स में। अगर आप 1 इंटू 17 लेते हो दैट मीन्स कि दिस इज अ रो मैट्रिक्स। अगर 17 इंटू 1 लिखते हैं तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, 1 कॉलम्स 17 रोज। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज के 3.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको देखने के बाद पहले तो साथ में सॉल्व किया, अब एक्सरसाइज निकाल के सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्वेश्चन डाउट में आप भेजेंगे मुझे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाउट में भेजो, और तब जाके मैं एक असाइनमेंट इस एक्सरसाइज के ऊपर दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देते, 5 से 7 क्वेश्चन, इसमें ही पता चल जाएगा कि आपको एक्सरसाइज आता है और ये परमानेंट हो या नहीं हुआ, ये पता चल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।